हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एसआर सैनी मैथमेटिक्स बुक जो है उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ये बुक जो है ये बहुत यूज़फुल है टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, और उसके अलावा ट्वेल्थ बेस्ड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 से, सेट रिलेशन से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उससे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक सेट दिया गया है एस, और एस पर एक संबंध आर दिया गया है। आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस प्रकार है कि ए डी जो है वो सी बी के इक्वल है। तब आपको बताना है कि जो संबंध आर है वो केवल स्वतुल्य संबंध है, या सम्मित संबंध है, या संक्रामक संबंध है, या सम्मित अर्थात तीनों ही प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध से। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होगा जब ए रिलेटेड टू ए हो। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो होगा जब ए रिलेटेड टू ए हो, तो उस प्रकार के रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको जो रिलेशन दिया गया है उससे चेक करते हैं। आपको दिया गया है ए बी आर सी डी, इस प्रकार परिभाषित है कि जो ए डी है वो सी बी के इक्वल है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ए डी का प्रोडक्ट लिखा गया है ए डी, और सी बी का प्रोडक्ट लिखा गया है सी बी। तो यहाँ चेक करने के लिए कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। देखते हैं कि क्या ए बी रिलेटेड टू ए बी है। उसी प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से ऊपर संबंध परिभाषित दिया गया है, ए का प्रोडक्ट बी से ए बी लिखेंगे, ए का प्रोडक्ट बी से ए बी लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी। जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए बी से रिलेटेड है, और यहाँ ए बी रिलेटेड ए बी होते ही ये संबंध जो है ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि ये सम्मित संबंध है या नहीं। तो सम्मित के लिए क्या चेक करना होगा? सम्मित के लिए हम चेक करेंगे कि ए रिलेटेड टू बी होने पर बी रिलेटेड टू ए हो जाए। तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कब होगा? जब ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो, तब हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपको दिया है ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस प्रकार परिभाषित है कि ए डी इक्वल टू सी बी है। और क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ होना चाहिए कि सी डी आर ए बी, यदि ये भी हो जाएगा तो रिलेशन जो है वो सम्मित संबंध हो जाएगा। ए बी रिलेटेड टू सी डी गिवन है, और आप यहाँ पर सी डी रिलेटेड टू ए बी भी इक्वल हो जाएगा, तो ये जो रिलेशन है ये सम्मित संबंध हो जाएगा। देखते हैं यहाँ, जैसा प्रोडक्ट ऊपर लिखा है ए का डी से, तो यहाँ लिखेंगे सी का बी से सी बी। फिर लिखा है सी बी, सी का प्रोडक्ट बी से, यहाँ लिखेंगे ए डी। तो सी बी इक्वल टू हो गया ए डी। तो यहाँ देखेंगे जो ऊपर कंडीशन आपको दी गई थी वही यहाँ सेम कंडीशन है। सी बी जो है वो ए डी के इक्वल था, यहाँ भी सी बी है वो ए डी के इक्वल है। तो ये जो रिलेशन है ये सम्मित संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी रिलेटेड टू सी डी है और यहाँ सी डी रिलेटेड टू ए बी भी है, तो ये संबंध जो है ये सम्मित संबंध कहलाएगा। दूसरा देखते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए? संक्रामक संबंध होगा जब ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड सी हो, और ये रिलेशन होने पर ए का रिलेशन जो है वो सी से हो, तब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन आपने लिख ली है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। आपको दिया है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस प्रकार परिभाषित है कि ए डी इक्वल टू सी बी है। अब आप क्या करेंगे? ए बी सी डी, तीसरा और पेयर लेंगे सी डी ई एफ। तो यहाँ रिलेशन आपने ले लिया सी डी और ई एफ का, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सी का एफ से प्रोडक्ट सी एफ, ई का डी से प्रोडक्ट ई डी। तो आपके पास टू इक्वेशंस हैं। इन टू इक्वेशंस की हेल्प से
आप क्या प्रूव करेंगे कि जो ए बी है उसका रिलेशन ई एफ से है या नहीं। देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है ए डी सी एफ और आर एच एस में आता है सी बी ई डी। आप देखेंगे कि जो दोनों साइड हैं एल एच एस और आर एच एस, उसमें सी और डी दोनों साइड है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सी डी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए एफ इक्वल टू बी ई। और इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जो रिलेशन है वो किस किस के बीच है, ए बी और ई एफ के बीच में रिलेशन है। क्या था आपके पास, ए बी का रिलेशन सी डी से था, सी डी का रिलेशन ई एफ से था। इन दोनों का रिलेशन होने के बाद ए बी का रिलेशन जो है वो ई एफ हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जो रिलेशन आपके पास आया है ये स्वतुल्य संबंध है, सम्मित है और संक्रामक, तीनों ही प्रकार का संबंध है, और इस प्रकार के संबंध को आप कहते हैं तुल्यता संबंध। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं जिसमें ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, आपको दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से आप देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, करते हैं माइनस, देखते हैं कितना आता है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आता है ए यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां देखेंगे कि यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस किया गया है, दो सेट का यूनियन, उसमें से उनका इंटरसेक्शन है माइनस, तो क्या होता है, ये होता है सम्मित अंतर। ए डेल्टा बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए डेल्टा सी। सम्मित अंतर क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये ए और बी का सम्मित अंतर है, ये ए और सी का सम्मित अंतर है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ए डेल्टा बी इक्वल टू ए डेल्टा सी, यानी ए और बी का सम्मित अंतर ए और सी के सम्मित अंतर के बराबर है। यह बराबर कब होगा, ये केवल एक ही कंडीशन में बराबर होगा, b इक्वल्स टू सी। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है कि यदि ए डेल्टा बी इक्वल टू ए डेल्टा सी हो तो b इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ b इक्वल टू सी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी समुच्चय x के उप समुच्चय हैं, तो c क्रॉस a डैश यूनियन b डैश का होल डैश बराबर है। देखते हैं, आपको दिया गया है कि c क्रॉस a डैश इंटरसेक्शन b डैश का होल डैश। तो क्या करेंगे, यहाँ आपको देखिए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट में आप अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन लॉ। अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन लॉ, क्या होता है कि कोई भी 2 सेट्स हैं उनका यूनियन का पूरक जो है वो उनके पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होगा, और इंटरसेक्शन का पूरक जो है वो उनके पूरक के यूनियन के बराबर होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन लॉ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए डैश का पूरक और यहाँ हो जाएगा बी डैश का पूरक। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि ए का पूरक उसका भी पूरक है वो ए के इक्वल होगा, और बी डैश का डैश है वो बी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि सी का क्रॉस आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सी का क्रॉस ए के साथ इंटरसेक्शन सी का क्रॉस बी के साथ। चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है।
सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, तो ऑप्शन जो है वो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। मान लो ए तथा बी समुच्चय x के ऐसे दो अरिक्त उप समुच्चय हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तब आपको इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, आपको गिवन कंडीशंस जो हैं आपको दिया है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ए के सभी अवयव बी में नहीं है, सभी अवयव बी में नहीं है। यदि सबसेट होता तो सभी अवयव बी में होते, अभी सबसेट नहीं है तो बी में सभी अवयव नहीं है। और जब बी में सभी अवयव नहीं है तो क्या लिखेंगे कि ए के कुछ अवयव जो हैं अवयव बी के पूरक में है, बी डैश में है। अब देखिए यहाँ पर ए के कुछ अवयव बी के पूरक यानी बी डैश में हैं, तो यहाँ इन दोनों में ए में और बी डैश में दोनों में कुछ इक्वल एलिमेंट्स हैं, समान अवयव हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं होगा। और जब फाई के इक्वल नहीं होगा तो आप कहेंगे कि ए और बी डैश जो हैं, ए और बी डैश जो हैं वो असंयुक्त नहीं है, ए और बी डैश जो हैं वो असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होते हैं? जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल होता है, तो आप क्या कहते हैं कि वो असंयुक्त है। अब यहाँ फाई के इक्वल नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, तो आप कहेंगे कि ए और जो बी डैश है वो असंयुक्त नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो यहाँ चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन लिखा है, ए तथा बी डैश असंयुक्त नहीं है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज के 800 लड़कों में 224 क्रिकेट, 240 हॉकी तथा 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। यदि 64 लड़के हॉकी बास्केटबॉल दोनों, 80 लड़के क्रिकेट बास्केटबॉल दोनों, 40 लड़के क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं तथा 24 लड़के तीनों खेल खेलते हैं, तो आपको बताना है ऐसे लड़कों की संख्या जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप वेन आरेख की सहायता से। तो यहाँ पर आप 3 सेट्स ले लेंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट खेलने वाले को, सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट खेलने वालों को। सेट बी जो है नेक्स्ट उसको हम लिख लेंगे बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हॉकी को। यहाँ देखते हैं जो गिवन कंडीशंस हैं, टोटल जो हैं वो आपको दिए गए हैं, टोटल्स जो बॉयज हैं लड़के हैं वो आपको दिए गए हैं 800। और उसके बाद जो तीनों गेम खेलने वाले हैं, तीनों गेम में आपको दिए गए 24 लड़के ऐसे हैं जो तीनों ही गेम खेलते हैं। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वहां आप लिख लेंगे 24 बॉयज ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दो दो में आप चेक करेंगे, पहले 40 लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी का जो कॉमन पार्ट है वो होना चाहिए 40, लेकिन यहाँ पर कॉमन पार्ट दो जगह डिवाइड है, एक में 24 आ गया तो 40 में से माइनस करके इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर 80 जो हैं वो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल का कॉमन पार्ट 80, तो 80 में से 24 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 56। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें 64 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी और बास्केटबॉल का कॉमन पार्ट जो है वो 64 के इक्वल है, उसमें से 24 माइनस करके लिख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 40। अब देखते हैं यहाँ पर आपको बताना है ऐसे लड़कों की संख्या जो तीनों गेम में से कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो यहाँ देखते हैं केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो क्रिकेट के जो टोटल हैं वो आपके पास 224 हैं, बास्केटबॉल के हैं वो आपके पास 336 हैं और हॉकी के हैं वो आपके पास में 240 हैं। तो यहाँ देखिए क्रिकेट में 224 में से आपने कितने लिख दिए हैं, 56 लिख दिया है, 24 लिख दिया है, 16 लिख दिया है। 224 में से इनको माइनस कर देंगे, जो बचेंगे वो ऐसे लड़के होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर 224 जो है उसमें से माइनस करेंगे आप 56 को, 24 को
16 को, तो ये हो गया 80 और ये 16, 96 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो 96 इसमें से आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 128। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ देखेंगे बास्केटबॉल में आपके पास हैं 336, इसमें से क्या करेंगे आप 56, 24 और 40 को माइनस कर देंगे, तो 56, 24, 80 और 40, यहाँ पर ये हो जाएगा 120। तो यहाँ जो बचेगा आपके पास में 216 होगा, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के 216। नेक्स्ट केवल हॉकी का चेक करते हैं, तो हॉकी में टोटल आपके पास हैं 240, इसमें से आप माइनस करेंगे 16, 24, 40, तो ये हो गए 80, 80 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 160, यहाँ लिख दिया आपने 160। अब आपको बताना है ऐसे लड़कों की संख्या जो तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं तीनों गेम्स में जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, जो इनमें आया नहीं है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपको बताना है ऐसे लड़कों की संख्या जो तीनों गेम में से कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो टोटल आपके पास में जो हैं वो 800 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से आप माइनस करेंगे, कौन से माइनस करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, इन सबको प्लस करके टोटल जो है 800 उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास लड़के आएंगे कौन से, जो कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो यहाँ देखेंगे जो केवल क्रिकेट आपके पास में है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 224, इसके अलावा आपके पास बचे 216, 40 और 160। तो माइनस करते हैं इसमें से 224 को, माइनस करते हैं 216 को, माइनस करते हैं 40 को, माइनस करते हैं 160 को। तो यहाँ ये देखेंगे कि ये टोटल कितने हो गए 200, 400, 640 और 640 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160। ये स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो कोई भी गेम, तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो देखते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे ए का यूनियन ए से, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का यूनियन जो है वो बी से हो जाएगा, ए का यूनियन जो है वो बी से हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप ए का यूनियन ए से ए ही होता है, उसका इंटरसेक्शन आपको करना है ए यूनियन बी से। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें ए के भी अवयव हों और बी के भी अवयव हों, दोनों के अवयव हैं, उसका इंटरसेक्शन आपको कॉमन लेना है ए के साथ में, तो उसमें ए ही कॉमन आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी होता है उसका ए भी उपसमुच्चय होता है और बी भी उसका उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर ये ए है, ये ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन जो है वो हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मान लो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी बराबर, आपको यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 1। तब आपको बताना है कि आर स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है, संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। तो चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध से। तो स्वतुल्य संबंध होता है ए का रिलेशन ए से, तो स्वतुल्य संबंध होगा ए आर ए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ए आर ए। तो यहाँ चेक करेंगे, आपको दिया है ए आर बी इस प्रकार है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, ए आर ए होने के लिए
ए आर ए होने के लिए दोनों जगह आप पुट कर दीजिए ए माइनस ए इज लेस देन 1। देखेंगे कि ए माइनस ए होता है 0, क्या 0 इज लेस देन 1 है? यस, 0 जो है वो इज लेस देन 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ ट्रू है। तो जो संबंध है आपका वो स्वतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध के बाद में संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, तुल्यता। तुल्यता के लिए आपको सम्मित संबंध भी करना होगा। तो सम्मित संबंध देख लेते हैं। तो सम्मित संबंध लिख लेते हैं पहले, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए क्या करेंगे? ए आर बी होने पर बी आर ए हो जाए, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए हो तो वो संबंध जो है वो सम्मित संबंध होगा। देखते हैं, आपको दिया है ए आर बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 1। तो आप यहाँ देखेंगे मॉडुलस होने के कारण ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो यहाँ इक्वल होगा तो पहले ए माइनस बी था, ए रिलेटेड टू बी है, या बी माइनस ए है तो बी रिलेटेड टू ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सम्मित संबंध है। क्यों है? क्योंकि ए आर बी है, ए रिलेटेड टू बी भी है और बी रिलेटेड टू ए भी है। थर्ड आप देखेंगे कि इसमें संक्रामक है कि नहीं है। थर्ड आप देखेंगे इसमें संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक रिलेशन के लिए देखते हैं, संक्रामक रिलेशन होता है ए आर बी और बी आर सी होने पर ए आर सी हो जाए, यानी ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड टू सी होने पर ए का रिलेशन है वो सीधे सी से हो तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ देखते हैं आपको रिलेशन दिया गया है ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि ए माइनस बी का मॉडुलस इज लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करने पर वो जो है वो संक्रामक संबंध नहीं हो। तो देखते हैं यहाँ पर ए बी सी आपने ले लिया, ए की वैल्यू आपने लिखी 1, बी लिखा आपने 2, सी लिखा आपने 3। देखते हैं कि इनका रिलेशन है या नहीं। पहले लेते हैं ए आर बी आपके पास है ए माइनस बी इज लेस देन 1। तो यहाँ ए देखते हैं 1 है, बी जो है वो 2 है। आप देखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस है तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। और ये जो है ये लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। तो इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी आर सी। तो बी आर सी के लिए आप क्या करेंगे? बी आर सी के लिए मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ देखेंगे बी कितना लिया है आपने? 2 और सी लिया आपने 3। क्या ये 2 माइनस 3 का मॉडुलस इज लेस देन 1 है? तो यहाँ बी कितना आता है? -1 और मॉडुलस हो गया 1। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पर ए आर बी हो गया, बी आर सी हो गया। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। अब देखेंगे कि ए का रिलेशन सी से है या नहीं। तो यहाँ पर ए आर सी कैसे परिभाषित होगा? ए माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल लिया है ए की वैल्यू 1 ली है और सी की जो वैल्यू है वो आपने 3 पुट की है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 3 जो है -2 और मॉडुलस जो करेंगे तो +2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। 2 जो है वो 1 से इक्वल और उससे कम नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, लेकिन ए रिलेटेड टू सी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध कब होता है? जब कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो वो तुल्यता संबंध होता है। तो ये तुल्यता भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य हो गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं यहाँ पर कि ये प्रतिसम्मित है या नहीं। तो प्रतिसम्मित के लिए और चेक कर लेंगे, प्रतिसम्मित संबंध कब होगा? तो प्रतिसम्मित संबंध एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो होगा जब आपके पास में ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो, बी रिलेटेड टू ए हो। ये कब हो? जब आपके पास में ए इक्वल्स टू बी हो, तभी ये जो रिलेशन है ये प्रतिसम्मित संबंध होगा। ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए केवल कब हो? जब ए इक्वल्स टू बी हो। तो देख लेते हैं, यहाँ भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया है ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ देख लेते हैं ए
1 ले लेते हैं, बी 2 लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 इज लेस देन 1, यहाँ 1 आ गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब इसको दूसरा लेते हैं बी आर ए, तो बी आर ए लेंगे तो यहाँ होगा बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ भी देखते हैं 2 माइनस 1 जो है वैल्यू कितनी आई इसकी 1 और लेस देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ए आर बी और बी आर ए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ए आपने कितना लिया है 1 लिया है, बी आपने 2 लिया है, तो ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। ए आर बी और बी आर ए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो आप कहेंगे कि ये प्रतिसम्मित नहीं है। तो जो गिवन रिलेशन है वो केवल और केवल स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से कौन सा समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के इक्वल होगा। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के इक्वल होगा। आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय जो है वो a माइनस बी और b माइनस ए के इक्वल होगा। तो आप देखेंगे a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वो क्या होता है, सममित अंतर होता है। क्या होता है, सममित अंतर होता है। पहले वाले सवालों में भी हमने पढ़ा था कि सममित अंतर जो है वो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b में से माइनस कर देते हैं a इंटरसेक्शन b, तो ये कहलाता है सममित अंतर। तो ये सीधा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसमें कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b कौन सा है। a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b जो है वो ऑप्शन 3 इज करेक्ट